Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the difference between accounting and accountancy. And today we are going to discuss accounting concepts and conventions. ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है. ठीक है, देखो जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं ना वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं बाय द लॉ. इट मीन्स आपको उन्हें यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए. ठीक है, और यहाँ जब आपके लिए मैंडेटरी है और इस्टेब्लिश्ड होते हैं बाय द लॉ तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल जजमेंट्स नहीं होती हैं आपकी. ठीक है, मतलब पर्सनल बायसनेस नहीं होगी, पार्शियलिटीज़ नहीं होगी आप इनके मतलब एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड होते हैं बाय द लॉ और आपको इन्हें यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ता है और इनमें कोई भी पर्सनल जजमेंट्स नहीं होती हैं कि आपने सपोज मैं बोलूँ कि मैं अपनी मर्जी से ये अडॉप्ट कर रही हूँ. नो, आपको अकॉर्डिंग टू रूल वही अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपको बोला जाएगा. ठीक है, अभी हमें नहीं पता अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में. ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स आएंगे, फिर कन्वेंशंस में कौन कौन से आएंगे. राइट, और अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, जो कि बेस्ड होती है आपके कस्टम्स के ऊपर, यूजेज, जर्नल एग्रीमेंट्स के ऊपर. ठीक है, और देखो जब एक बेसिक गाइडलाइंस हैं आप उन्हें फॉलो करो या ना करो आपके वो ऑप्शन के ऊपर होता है. ठीक है, आपके एंड पर है कि आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं या नहीं. अगर आप उसे अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपके लिए नो डाउट बेनिफिशियल प्रूव होगी, बट अगेन इट इज़ नॉट मैंडेटरी क्योंकि ये लॉ के द्वारा नहीं इस्टेब्लिश हुआ, ये आपके जनरल गाइडलाइंस हैं. ठीक है, फॉलो करोगे तो बेटर है, नहीं करो तो आपका लॉस है, मतलब कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, कस्टम्स होते हैं. ठीक है, जनरल एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं ये. ठीक है, अब जब गाइडलाइंस हैं सिंपल तो आप उन्हें फॉलो करो या ना करो, मतलब ना करो तो आपके लिए क्या है, नॉट यूनिफॉर्म एडॉप्शन. क्लियर. और एक थर्ड पॉइंट आपका बेसिक बन सकता है डिफरेंस में कि यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट के चांसेस हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि रूल नहीं है कि आपने फॉलो करना ही करना है, ऑप्शन हो गया कि आप करो या ना करो. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस. ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट. देखो आज की क्लास में ना हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ही कवर करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को. ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ कि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते कौन कौन से, नेम क्या है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूअल एंड ऑब्जेक्टिविटी. बेसिकली वी आर हैविंग 10 accounting concepts or assumptions. Right, now we will discuss all these concepts in detail one by one. What are accounting concepts and assumptions? देखो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या फिर अकाउंटिंग assumptions होती क्या है. ठीक है, in order to make the accounting language convey the same meaning to all the people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements. देखो सबसे पहले अब हम एक बारी के लिए इसको भूल जाते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है. ठीक है, एक जनरली एक चीज़ देखते हैं. अगर कोई रूल नहीं होगा कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं होगा तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग उन्हें प्रिपेयर करेगा. ठीक है जी, लेकिन क्या आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो? नो, क्योंकि कोई बेसिक है ही नहीं आपके पास, कोई फाउंडेशन ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोलें कि आप क्या करो, कंपैरिजन करो, क्योंकि हर पर्सन ने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर किया होगा. तो इसीलिए बोलते हैं कि आप अकाउंटिंग लैंग्वेज का सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए, हर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ अकाउंटेंट्स ने ना नंबर ऑफ कंसेप्ट्स जनरेट करे हैं और वो आप फॉलो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में.
क्योंकि देखो अगर आपके कोई कंसेप्ट्स नहीं होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, दूसरा पर्सन अपने अकॉर्डिंग करेगा, आपका कोई और फ्रेंड है वो आपके अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो कोई एक बेस नहीं बनेगा ना कि आप किस बेसिस पे आप उसे क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो इसीलिए इन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेम मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, अकाउंटेंट्स ने कंसेप्ट्स जनरेट करे हैं, डेवलप करे हैं, जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Got it? These concepts provide a foundation for accounting process. क्या बोला है कि जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं ना, वो एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक नींव का काम करते हैं फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। देखो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये बोले कि मैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, कि मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दीज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अब वो है कौन से, दीज कंसेप्ट्स गाइड्स हाउ ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। आपको ये कंसेप्ट्स क्या बताते हैं, गाइड करेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये कुछ आपके अकाउंट कंसेप्ट्स आएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो आपके बिजनेस या फिर जो आपके ऑनर्स हैं, दोनों ही क्या है, सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। उनकी जो हम बोल सकते हैं एक तरह से एग्जिस्टेंस है ना, दोनों का अलग अलग होता है। जो बिजनेस अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है वो आप बिजनेस के नेम पे रिकॉर्ड करोगे, और जो उनके ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आप उनके नेम पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिर सेकंड अभी हम डिटेल में करेंगे, जस्ट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, अगर वो आपकी मनी की टर्म्स में नहीं मेजर हो सकती तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। फिर थर्ड था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका ये एज्यूम करता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। कि आप जब भी मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन्स की तो आपने ये एज्यूम करके अपनी रिकॉर्डिंग्स करनी है, ऐसी एजम्पशंस लेनी है कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो कॉन्टिन्यूस नेचर का है, ठीक है। आप उसे कभी भी क्लोज नहीं करोगे, आप ऐसा मान के चलते हो, एक एजम्पशन लेके चलते हैं। फिर आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो सारी अगर मैं बोलूँ कि जब मैं अपना बिजनेस एंड करूँगी तभी मैं प्रॉफिट देखूँगी, तभी लॉसेस देखूँगी, मुझे कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस हुए हैं। अगर आप अपना बिजनेस क्लोज करते हो, शट डाउन करते हो, अगर आप उसके बाद चेकआउट करो कि मुझे कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, मेरी क्या पोजीशन है मार्केट में, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपोज आपका बिजनेस हो रहा है 50 ईयर्स के बाद क्लोज, अगर आप 50 ईयर्स तक अपना बिजनेस रन कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द 50th ईयर आप चेक करोगे कि मुझे कितने लॉसेस है, कितने प्रॉफिट्स है, तब आपको अगर पता चलता है कि आपकी तो कॉन्टिन्यूटी में पिछले 10 सालों से लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उस नॉलेज को, उस रिजल्ट का कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? वो तो पास्ट में हो चुका। तो इसी चीज़ को रिमूव करते हुए हमने क्या किया है अकाउंटिंग में, मतलब हमने एक एनुअल ईयर बनाया है, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपने अकाउंट बिजनेस को आपने इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ताकि मतलब एक एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस को आपने टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया है, सो दैट आप अपने प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर कर सको टाइम टू टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजंस भी ले सको। और ये जो हम आपका टाइम इंटरवल होता है 12 मंथ्स का होता है जनरली, ठीक है। और वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। फिर है एक कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपको ये बोलता है कि जो भी आपके एसेट्स हैं ना, आपने रिकॉर्ड करने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एट द प्राइस एट विच यू हैव एक्वायर्ड, ठीक है ना। अब जिस भी प्राइस पर आपने एक्वायर किया था एसेट को, आपने उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है आपको? ये बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक अकाउंट होगा आपका डेबिट और सेकंड होगा आपका क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, अब जब हम नेक्स्ट अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, फिर आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलता है, आपने उसे रिकॉर्ड तभी कर लेना है जब आपने उसे ट्रांसफर कर दी है। ये मैटर नहीं करता कि उसने कैश पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने टाइटल या ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, आप तभी अपने रिकॉर्ड्स में मतलब उसे रिकॉर्ड कर लोगे अपने अकाउंट्स में। फिर आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट्स क्या बोलते हैं कि जब आप डिटरमाइन करेंगे ना नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस, तो जितनी भी आपकी कॉस्ट होंगी, ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मीन्स क्या बोला इसमें कि अगर मैं सपोज मार्च मंथ की सपोज देखना चाह रही हूँ कि मुझे कितनी प्रॉफिट है, कितने लॉसेज हैं, तो मार्च मंथ के ही मैं रेवेन्यूज़ को, मार्च मंथ के ही कॉस्ट को मैं कंपेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट तो मैं देख रही हूँ मार्च मंथ की और रेवेन्यूज़ देख रही हूँ मैं अप्रैल के या फिर फेब के। ठीक है, तो आपने जिस टाइम पीरियड के कॉस्ट रेवेन्यू निकालनी है उसी टाइम पीरियड के ही अगेंस्ट आप कॉस्ट देखोगे, अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे कि मुझे कितने बेनिफिट्स हुए हैं। फिर आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो आपने, चाहे वो कैश बेसिस पर है चाहे वो आपके रेवेन्यू बेसिस पे है, आपने दोनों को ही रिकॉर्ड करना है। और लास्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है ना रिकॉर्ड, वो आपने ऑब्जेक्टिव मैनर में करनी है। कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आइदर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और ऑन द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंट। ठीक है, अब देखो आई थिंक ये आपको एक ऊपर से पता चल गया होगा कि हमने क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलो अब हम करते हैं वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी। फर्स्ट आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। यही चीज़ बताई थी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो बिजनेस है और जो आपके ऑनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मैनेजमेंट है आपकी या मैनेजर्स हैं, दोनों ही क्या होते हैं आपके सेपरेट और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर बिजनेस में आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है सपोज, तो आप बोलो ऑनर ने परचेज किया। नो, दोनों की आइडेंटिटी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। आप दोनों के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस ही ओज। ऑनर को आप हमेशा ही एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मान के चलोगे। किससे किससे सेपरेट मानना आपने, उस बिजनेस से जो कि वो रन कर रहा है। ठीक है, बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स and we have to record business transactions from the firm's point of view and not from the point of view of the proprietor. आपने क्या करना है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी ना वो कंप्लीटली सेपरेट होंगी। किससे, बिजनेस से और उसके मालिक से, मतलब ऑनर से। आपने बेसिकली जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है ना, वो आप करते हैं फर्म के व्यू पॉइंट से, ना कि प्रोप्राइटर्स व्यू पॉइंट। अब प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, आपके ऑनर्स। ठीक है, नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है आपको, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर एप्लीकेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप अकाउंटिंग में अपने सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, an event even though it may be very important for the business will not be recorded in the books of accounts of the business unless its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy. देखो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर वो आपकी मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर आप उन्हें मतलब मनी की टर्म्स में मेजर नहीं ना कर सकते हो, तो आप उन्हें कभी भी रिकॉर्ड भी नहीं करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर की आपस में क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए हैं दोनों के बीच में। तो इसका इम्पैक्ट तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्यों, अगर प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ही ना करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही ना करे, तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स क्या करेगा, नथिंग। तो दोनों की ही देखो ना जो एक्टिविटीज़ है वो सफ़र करेंगी। ठीक है ना, बट स्टिल
क्योंकि आप इसे फाइनेंशियल टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इसे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है, प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का, बट स्टिल we will not record these kinds of transactions in our accounting. The reason is simple, that these transactions will not be measured in the terms of the money. Right? Now the next one is going concern concept. As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period of time in the future. The transactions are recorded in the books of the accounts या फिर business on the assumption that it is a continuous enterprise. देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, इसमें ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो आपका बिजनेस है वो आपका बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना। जो आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, वो किस एजम्पशन पे करते हो कि जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है वो कैसी नेचर का है, कॉन्टिन्यूस नेचर का, कि आप उसे आने वाले कुछ सालों में बंद नहीं करोगे, राइट। इट इज़ ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट and depreciation is charged on these assets without the reference of the market value. देखो, यहाँ से ना आपका एक क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करते हो या फिर डेप्रिसिएशन को मार्केट वैल्यू के ऊपर क्यों लगाते हो। अब रीजन क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऐसा ना पूछ लेते हैं कई बार कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो जो अपना फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर विदाउट द रेफरेंस ऑफ द मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू का कोई भी रेफरेंस नहीं लेते हो। तो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है, as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true results of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up. देखो, हमने अभी प्रीवियस में ना ये चीज़ पढ़ी है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा, हम उसे शट डाउन नहीं करेंगे। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि जब आपका मतलब कि आप एक्चुअल पोजीशन जो होती है आपके बिजनेस की आपको तब पता चलेगी जब आप उसे अपने बिजनेस को कंप्लीटली वाइंड अप करोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचो ना, अगर आप 50, 60, 70 ईयर्स के बाद चेक कर रहे हो कि मेरी क्या पोजीशन है, तो क्या वो आपके लिए वर्थफुल है? खुद सोचो, क्या आप अगर 50 ईयर्स के बाद देखते हो कि मेरी क्या पोजीशन है मार्केट में, कितने मुझे प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने मेरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, तो क्या वो आपके लिए वर्थफुल होगा? क्या आप उन्हें करेक्ट कर पाओगे? क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। तो इसी चीज़ को देखो रिमूव करने के लिए हमने अभी पढ़ा भी था कि आप क्या करते हो, अपने बिजनेस की एंटायर लाइफ को टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हो, ठीक है ना। चलो एक बार देखते हैं। बट ascertainment of profit after a very long period will be of little use to the proprietors, managers, investors and others because it will too late to take corrective steps at that time. वही चीज़ बोली है कि इतने लंबे समय के बाद अगर आप अपने प्रॉफिट्स को चेक करते हो तो बहुत ही थोड़े लिटिल यूज़ के लिए होते हैं, आपके प्रोप्राइटर्स के लिए, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स या फिर बाकी। क्यों? क्योंकि ये अब बहुत ही लेट हो चुका है कि आप अब करेक्टिव एक्शंस ले पाओ उस टाइम पे। देखो, प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? आपके मालिक, ऑनर्स। द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जो हमारे यूजर्स होते हैं ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस की। क्योंकि तब देखो, एक इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर्स को 50 ईयर्स के बाद पता चलता है कि कंपनी की आउटपुट क्या निकल रही है तो वो इन्वेस्ट करेगा। एक रैशनली आप खुद थिंक करो, क्या वो इन्वेस्ट करेगा? नहीं। आप खुद भी हो, जब तक आपको टाइमली बेसिस पर ये नहीं पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, गुडविल क्या है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली नो। तो यही बोला गया, देखो, द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। Thus, the entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profits of the business. 12-month period is usually adopted for this purpose. 12 महीनों का आपने जनरली एक टाइम पीरियड माना हुआ है, ठीक है ना। हम बोलते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर, राइट। According to amended income tax law, a business has to adopt financial year beginning on 1st April and ending on 31st March in the next calendar year as an accounting period. अकाउंटिंग पीरियड देखो आपका कब होता है, इसे आप फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हो, ठीक है।
एक होता है कैलेंडर ईयर जो आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, राइट। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग होगी उसकी 1 अप्रैल से, एंडिंग होगी उसकी 31 मार्च से, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, ठीक है। सिंपल है, आई थिंक ईजी है समझने में। फिर आता आपका नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल सा है, देखो नेम पे जाओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट मतलब हिस्ट्री। जिस प्राइस पे आपने एसेट को एक्वायर किया था, परचेज किया था, आपने उसी प्राइस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। मीन्स आप मार्केट वैल्यू, मार्केट फ्लक्चुएशंस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड, ठीक है। This cost becomes the basis of all subsequent accounting for the assets. Since the acquisition cost relates to the past, it is referred to as the historical cost. अब obviously acquisition cost का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ something related to the past. That's why we call this concept as a historical concept. For example, if a business entity purchases a building for rupees 20 lakh, it would be recorded in the books at this figure. Subsequent increase or decrease in the market value of the building will not be recorded in the books of accounts. Suppose एक business entity है, उसने building purchase करी है 20 लाख रुपीस की, ठीक है। तो आप 20 लाख रुपीस को ही रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, ठीक है। फर्दर जो भी उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है मार्केट में उस बिल्डिंग की वैल्यू में, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते कभी भी, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो एक बार ना फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से कंसेप्ट किए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट वी हैव डन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट, देन गोइंग कंसर्न, देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एंड देन कॉस्ट कंसेप्ट और वी कैन से हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखो डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। ये कंसेप्ट आपको ये बता रहा है कि आपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट दो जगह पर होगा, डुअल होगा। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। अगर कोई एक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं तो आपको सेकेंड अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। The system of recording transactions based on this concept is called double entry system. अब इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम, कि आपने जो अपनी एंट्री है ना डबल इफेक्ट से उसे रिकॉर्ड करना है। It is because of this principle that the two sides of the balance sheet are always equal and the following accounting equations will always hold good at any point of time. अब हम एक जनरली आपने एक टर्म सुना होगा ना, एक वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना उसकी दोनों साइड, ठीक है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। जनरली हम बोलते हैं ना कि हमारी इक्वल कभी भी नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन जनरली आनी चाहिए। तो वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्वल आती हैं, आपका अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। देखो आपकी इक्वेशन क्या होती है, ये थोड़ी सी ना खराब होगी, एक बार चेक कर लेना। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। आपके जो एसेट्स हैं कंपनी के टोटल, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं चाहे वो आपके करंट एसेट्स हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, आपकी लायबिलिटीज के, ठीक है। आपकी लायबिलिटी पे आगे 2 पार्ट्स में हो सकती है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मतलब एसेट्स आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल इक्वल होती है आपकी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। X started his business with rupees 20 लाख in cash, ठीक है जी। उसने स्टार्ट किया है 20 लाख से। देखो एक बार ना इसको बताती हूँ। देखो X ने स्टार्ट किया है आपका बिजनेस 20 लाख रुपीज से, ठीक है। इट मीन्स ये आपकी क्या होगी, कैपिटल, 20 लाख रुपीज की कैपिटल होगी। एंड टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज, ठीक है। लोन लिया उसने 5 लाख का, लोन मतलब आपकी क्या होगी, ये लायबिलिटी होगी, आपको तो पे करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। एंड दीज 25 लाख आर यूज्ड इन बाइंग द सम एसेट्स। अब आपने इन्हीं 25 लाख को यूज कर लिया कोई एसेट परचेज करने के लिए, इट मीन्स 25 लाख के आपने एसेट ले लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या थी,
देखो एक बार, हमारी इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ठीक है। एसेट्स आपके 25 लाख के परचेज किए, लायबिलिटीज आपने 5 लाख के लिए लोन लिया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था आपने 20 लाख में, ठीक है। तो अब देखो ना, दोनों इक्वल हुई ना हमारी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो आपके दोनों ही क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। क्लियर है ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? मीन्स आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है उसका डबल इफेक्ट होगा आपका, वन डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, सबसे पहले आप ये देखो कि रेवेन्यू क्या होता है। कंसेप्ट जानने से पहले आपको रेवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डज रेवेन्यू मीन? रेवेन्यू इज द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो भी आप गुड्स को सेल करके अर्न करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आप अर्न कर रहे हैं, मीन्स यू आर अर्निंग अ रेवेन्यू। आपको रिसीव क्या हो रहा है, रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम ऑफ द और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको ये बताएगा, ये डिटरमाइन करेगा कि किस टाइम पर और किस पर्टिकुलर पीरियड पर आपकी रेवेन्यू रियलाइज होगी, ठीक है। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल या फिर ऑनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। देखो आपने क्या करना है, रेवेन्यू आपकी हम तब मान लेंगे कि आपके तब रियलाइज हो गई है जैसे ही आपने किसी गुड्स का टाइटल या ऑनरशिप आपने ट्रांसफर कर दिया टू द परचेजर और वो जैसे ही लायबल बन जाता है टू पे द अमाउंट, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई है, रेवेन्यू रियलाइज हो गई है। डीम्ड टू बी का मतलब होता है कि माना गया है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स if a firm gets an order of goods on 1st January, supplies the goods on 20th January and receives the cash on 1st April। देखो कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, उसको ऑर्डर मिला है 1st जनवरी को, ठीक है। उसने 20 जनवरी को सप्लाई करे हैं गुड्स, लेकिन उसे कैश मिल रहा है 1st अप्रैल को। देखो गैप है ना, 1 जनवरी को आपके पास ऑर्डर आया है, 20 को आपने उसे सप्लाई किया है आपको, लेकिन कैश रिसीव हो रहा है आपको 1st अप्रैल को। तो अब हम कब रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मुझे रेवेन्यू कब जनरेट हुआ है, क्या टाइम लिखें, किस डेट पे आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो अब क्या आएगा, रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न्ड ऑन 20th जनवरी एज द ऑनरशिप ऑफ द टाइटल और द टाइटल ऑफ द गुड्स वॉज ट्रांसफर्ड ऑन दैट डे। देखो हमने ना लास्ट में भी पढ़ा भी है, देखो कि रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल या फिर ऑनरशिप ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। जिस दिन आप गुड्स का टाइटल, गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, चाहे उस दिन आपको कैश मिला है या नहीं रिसीव हुआ, उस दिन आप ऐसा मान लेंगे कि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई है, ठीक है। दोबारा देखते हैं एग्जाम्पल, देखो एक बार दोबारा। इफ अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1st जनवरी, सप्लाई करता है वो गुड्स 20 जनवरी को, रिसीव करता है वो कैश ऑन 1st अप्रैल को, बट द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न्ड ऑन 20th जनवरी। जिस दिन आप सप्लाई कर दोगे गुड्स को, ट्रांसफर कर दोगे ऑनरशिप को, आपने उसी दिन मान लेना है कि मेरी रेवेन्यू जनरेट हो गई है, ठीक है। क्लियर होगा? चलो नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in determining the net profits from the business operations, all the costs which are applicable to revenue of that period should be charged against that revenue। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बिजनेस ऑपरेशंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी कॉस्ट जो कि एप्लीकेबल होती है टू द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, आप उसको कॉस्ट को माइनस करेंगे, चार्ज करेंगे अगेंस्ट दैट पीरियड ओनली। ये चीज़ लास्ट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इसका एग्जांपल दिया था ना, कि अगर आप कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो मार्च की, तो आपको रेवेन्यू भी मार्च के ही कंसीडर करने हैं। आप मार्च के रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे, ना कि आप अप्रैल मई के कुछ लोगे, ठीक है। तो आपने सेम पीरियड के ही रेवेन्यू को मतलब कंसीडर करना है, सेम पीरियड की कॉस्ट के साथ।
Accordingly, for matching costs with revenue, first revenues should be recognized. अब ये ऐसे मैच करने के लिए कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ, तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुझे क्या क्या कॉस्ट अक्कर करनी पड़ी है. देखो, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि मेरी प्रॉफिट्स हुए हैं, रेवेन्यू जनरेट हुई है, मैंने 20 लाख रुपीज़ की सेल करी है. अब सेल करने के लिए मुझे क्या क्या खर्चे करने पड़े, प्रोडक्शन की, लेबर को पेमेंट करी है मैंने उस टाइम के, ठीक है, फिर मैंने प्रमोशन करी होगी अपने प्रोडक्ट्स की, फ्री सैम्पलिंग्स दिए होंगे. तो आप उस टाइम ये चेक करते हो कि पहले, सबसे पहले आपने देखना रेवेन्यू कितनी हुई है, फिर आपने ये देखना है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ी. ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करते हो, उसे कंपेयर करते हो. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्रूवल कंसेप्ट. देखो, एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, इन अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस. जब भी आपने अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो आपने किस बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल. अब एक्रूवल का मतलब क्या होता है, देखो, चाहे आपके कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, वेदर इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, आपकी कैश ट्रांजेक्शन हुई है या फिर क्रेडिट हुई है, आपने दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है. ऐसा नहीं है कि आपकी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो हम बोलें कि कैश की तो हुई नहीं सेल तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नो, आपको अपने डेटर क्रेडिटर्स मेंटेन करने होते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस. एक्रूवल कंसेप्ट अप्लाइज टू बोथ, रेवेन्यूज के ऊपर भी अप्लाई होता है आपका ये, और एक्सपेंसेस के ऊपर भी होता है. इन एक्रू, अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रेवेन्यू, कैश और क्रेडिट दोनों लिखनी है, ये एक्सपेंसेस दोनों ही हर तरह से लिखना है. अगर रेवेन्यू क्रेडिट हो रही है तो आपको वो भी लिखना है, अगर आप एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो लेकिन वो भी क्रेडिट पे हैं तो आपको वो भी करने हैं. ठीक है, इन एक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट. अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला कंसेप्ट देखो रिलेट हो रहा है कि आपने एक्रूवल कंसेप्ट अगर आप अडॉप्ट करते हो ना तो अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही आप सेल करते हो या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हो, वेदर यू रिसीव्ड कैश और नॉट. ये आपके लिए मटेरियल नहीं होता, ये आपके लिए इमटेरियल है कि क्या आपने कैश रिसीव किया है या नहीं. इमटेरियल मतलब इररेलेवेंट है आपके लिए. ठीक है, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग पीरियड in which they assist in earning the revenues whether the cash is paid or not. कैश पे करा है या नहीं करा, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया है और उससे आप फैसिलिटीज अवेल कर रहे हो तो आपने उसे रिकॉर्ड कर लेना है. ठीक है, द लास्ट कंसेप्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. देखो, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from personal bias of either management or the accountant who prepares the accounts. देखो, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है ना तो आप ऑब्जेक्टिव होकर करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव होकर. ऑब्जेक्टिव होकर मतलब ये है कि आप कोई भी पार्शियलिटीज नहीं करोगे. ठीक है, कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं होंगी. आप मतलब अगर आप मैनेजमेंट हो या फिर आप अकाउंटेंट हो, दोनों के पार्ट पे कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए. क्योंकि देखो, पर्सनल बायसनेस आ जाती है ना जहाँ पे, तो आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं रहते फिर. और जब रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को, उनके लिए हेल्पफुल नहीं प्रूव होगा वो. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, इनवॉइसेज, सेल्स बिल्स, पे इन स्लिप्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा. और ऑब्जेक्टिव मैनर में तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप अपनी हर एक ट्रांजेक्शन्स को मतलब एक वेरीफाई कर लो. कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वेरीफाइबल. ठीक है, इनके साथ अगर आप वेरीफाई कर लेते हो तो बायसनेस के कोई चांसेस होते ही नहीं है. ठीक है, देखो, ये अभी हम आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को कवर करेंगे और फिर हम एक छोटा सा डिफरेंस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के अंदर और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. देखो, एक बार देख लेते हैं कि आज क्या किया है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस की एंटिटी और उनके ऑनर्स की एंटिटी दोनों सेपरेट होती हैं, दोनों के अलग अलग बुक्स ऑफ बनेंगी. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपने वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो आपकी मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं. गोइंग कंसर्न क्या कह रहा था
कि आपने ये एज्यूम करना है कि आप अपने बिजनेस जो भी रन कर रहे हो ना वो आपका कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोल रहा था कि जो आपकी अकाउंटिंग लाइफ है, मतलब जो आपके बिजनेस की इंटायर लाइफ है, आपने उसे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। वो आपका टाइम पीरियड था 12 मंथ्स का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर था। ठीक है, फिर आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें ये बोला गया था कि जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को एक्वायर किया है, परचेज किया है, आपने उसी प्राइस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। जो भी फर्दर इंक्रीज डिक्रीज होगा उसकी मार्केट वैल्यू में, आपने उसे कंसीडर नहीं करना। ठीक है, फिर आता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मींस ये डबल एंट्री सिस्टम बोल रहा है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है ना, उसका डबल इफेक्ट होगा। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल किया था, एक बार देख लेना। फिर था हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। आप इस कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है कि आप कब मानेंगे कि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई है, मतलब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करोगे, किस डेट पर रिकॉर्ड करोगे। सबसे बेस्ट है आप एग्जांपल के थ्रू समझो। इसमें था कि आपको 1 जनवरी को ऑर्डर रिसीव हुआ है और 20 जनवरी को आपने गुड्स को सप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन आपको 20 जनवरी को कैश रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, कैश रिसीव हो रहा है आपको 1 अप्रैल को। तो जब हमने अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया, उसके टाइटल को, उसकी ऑनरशिप को, उसके पोजेशन को ट्रांसफ़र कर दिया, आप तभी से मान लेंगे कि आपकी जो रेवेन्यू है वो रियलाइज हो गई है। ठीक है, फिर हमने किया था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में एक ही चीज़ बोली गई है कि यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस ऑल कॉस्ट which are applicable to revenue of that period should be charged against that revenue। सेम कॉस्ट को सेम टाइम पीरियड की रेवेन्यू से ही आपने कंपेयर करना है। ठीक है, फिर था आपका एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, आपकी चाहे ट्रांजैक्शन कैश की है, चाहे आपकी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, क्रेडिट की हैं, आपने दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करना है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ईदर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और ऑन द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स and have a wonderful day. And if you really like it, then please like and share the video, and don't forget to subscribe the channel for the notification of the latest upcoming videos.